हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निक स्टडी पॉइंट। सो व्हाट्सअप गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड आप सबकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। सो आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन। ये इकाई जो है वो छठी इकाई है जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके 2 चैप्टर की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और अब ये फर्स्ट चैप्टर की अब अपलोड कर रही हूँ बिकॉज ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है इसलिए। सो साइंटिस्ट तो हम पढ़ेंगे नहीं बिकॉज इसके लिए मैं एक अलग ही सेशन लेकर आऊँगी। सो अब चलिए इस इकाई में हम क्या पढ़ने वाले हैं ब्रीफली ऊपर से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी जिसका चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो प्लीज़ ज़रूर चेकआउट करें और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की गाथा कहानी का सार निचोड़ है। यद्यपि व्यष्टि जीव का निश्चित रूप से अंत है, वहीं प्रजातियां लाखों वर्षों तक अस्तित्व में रहती हैं जब तक कि उन्हें प्राकृतिक अथवा मानवोद्भवी विलुप्ति के खतरे की आशंका नहीं होती है। जनन एक प्रकार से जीव संबंधी प्रक्रिया का रूप ले लेता है जिसके बिना प्रजातियां लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती हैं। प्रत्येक व्यष्टि लैंगिक अथवा अलैंगिक साधनों का प्रयोग करते हुए पीछे अपनी संतति छोड़ जाती है। लैंगिक जनन की क्रियाविधि नए रूप भेद को विकसित करने में सहायक होती है, अतः उत्तरजीविता लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये इकाई पुष्पी पादपों तथा मानवों में होने वाली जनन प्रक्रियाओं को उनसे संबंध उदाहरणों सहित व्यापक रूप से समझाती है। मानव जनन स्वास्थ्य तथा जनन के जीव विज्ञान को समझने तथा जनन संबंधी बीमारियों किस प्रकार बचा सकता है पर सापेक्ष महत्व प्रस्तुत किया गया है। सो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसके डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डायग्राम पर ज़रूर ध्यान दें। क्या हम भाग्यशाली नहीं हैं कि पादप लैंगिक प्रजनक है? असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगाकर देखते हैं, सूंघते हैं तथा जिनकी महक से हम मदहोश हो जाते हैं और उनके भरपूर रंग आदि सभी बातें उसके लैंगिक प्रजनन में सहायक होती है। पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं है, सभी पुष्प पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। पुष्प क्रमों, पुष्प तथा पुष्प अंगों की संरचना की विविधता पर एक दृष्टि डालें तो वे अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज की रचना सुनिश्चित हो सके। आइए इस अध्याय में हम आकारी की संरचना तथा पुष्प पादपों में लैंगिक प्रजनन के प्रक्रम को समझें। पुष्प आवृत बीजों का एक आकर्षक अंग है। प्राचीन काल से ही पुष्प के साथ मानव का एक निकटस्थ संबंध रहा है। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। ये मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद एवं शोक आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने का प्रतीक रहा है। कम से कम ऐसे 5 पुष्पों की सूची बनाएं जिनका आभूषणात्मक महत्व हो तथा जिन्हें घर एवं बगीचों में उगाया जाता है। आप उन 5 पुष्पों का भी पता करें जिन्हें आपके परिवार द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान उपयोग किया जाता हो। क्या आपने कभी पुष्पों की खेती, फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि के बारे में सुना है कि इसका क्या तात्पर्य है? एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प अकारिकीय और भ्रूणिकीय आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल है। आपको कक्षा 11 में पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया है। चित्र 11.1 आपको एक प्रारूपिक पुष्प के विशिष्ट अंगों को पुनः स्मरण करने में सहायता देगा। क्या आप एक पुष्प के 2 अंगों के नाम बता सकते हैं जिनमें लैंगिक जनन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाली 2 इकाइयाँ होती है? 1.2 निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। आपने अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आद्यक फ्लोरिडल प्राइमोर्डियम के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ हो जाता है। पुष्पक्रम की रचना होती है जो पुष्पकलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती है। पुष्पों में नर व मादा जनन संरचनाएं पुमंग तथा जायांग विभेदित एवं विकसित होती है। आप याद करें कि पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला नर जनन अंग का तथा जायांग स्त्री मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1.2.1 पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण। चित्र 1.2 एक विशिष्ट प्रारूपिक पुंकेसर को 2 भागों में विभक्त करता है। इसमें एक लंबा एवं पतला डंठल तंतु कहलाता है तथा अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालिक संरचना परागकोश कहलाता है। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न होती है। अगर आप 10 पुष्पों से एक पुंकेसर एकत्र करें और उन्हें एक स्लाइड पर रखें तो आप देखेंगे कि इनके आकार में बहुत भिन्नता है जो प्रकृति में विद्यमान है। एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से प्रत्येक पुंकेसर का सावधानी पूर्वक अवलोकन तथा स्पष्ट चित्र के माध्यम से विभिन्न पुष्पों में पराग कोशों के जुड़ाव एवं आकार की व्यापकता को समझा सकता है। एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश द्विपालित होते हैं तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठी होते हैं। प्राय एक अनुलंब खांच प्रवारक को अलग करते हुए लंबवत गुजरती है। आइए परागकोश के एक अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा अनेक संयोजनों को समझें। एक परागकोश की द्विपालित प्रकृति परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक या सुव्यक्त होती है। परागकोश एक 4 दिशीय संरचना होती है जिसमें 4 कोणों पर
लघु बीजाणुधानी समाहित होती है जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर पराग पूर्ति पॉलन सेक्स बन जाती है। यह अनुलंबवतः एक पराग कोश की लंबाई तक विस्तारित होती है और पराग कणों से ठसाठस भरे होते हैं। इसमें लघु बीजाणुधानी की संरचना: एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है। यह सामान्यतः 4 भित्ति परतों से आवृत होती है। एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम अंतस्थीसियम मध्य परत तथा टेपिटम बाहर की ओर 3 परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती है तथा परागकोश के स्फुटन में मदद का परागकण अवमुक्त करती है। इसकी सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य से भरी होती है और सामान्यतः 1 से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक टेपिटल कोशिका द्विकेंद्रकीय बन सकती है? जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह, जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। लघु बीजाणु जनन: जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती है। चतुष्टय की कोशिकाओं की सूत्र गुणता क्या होगी? जैसा कि बीजाणुजन ऊतकों की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्ट की वृद्धि करने में सक्षम होती है, प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। जैसा कि लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं स्फुटित होता है तब लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और परागकणों के रूप में विकसित होते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। परागकण जो परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। परागकण नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आप हिबिस्कस गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं तो आप अपनी उंगलियों में पीले रंग के पाउडर जैसे परागकणों को पाते हैं। एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर यह परागकण छिड़के और सूक्ष्मदर्शी में देखें। आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के परागकण विन्यास, आकार, रंग, रूप और बनावट में भिन्न दिखते हैं। परागकण सामान्यतः गोलाकार होते हैं जिनका व्यास लगभग 20 से 25 माइक्रोमीटर होता है। इसमें सुस्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति होती है। कठोर बाहरी भित्ति को बाह्यचोल कहते हैं, जो कि स्पोरोपोलिन की बनी होती है, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। यह उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला है कि जो स्पोरोपोलिन को निम्नीकृत कर सके। परागकण के बाह्यचोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, जहाँ पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होते हैं। परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं क्योंकि इनमें स्पोरोपोलिन उपस्थित होती है। बाह्यचोल में प्रतिमानों एवं डिजाइनों की एक आकर्षक सारणी प्रदर्शित की गई है। क्या आपका क्या विचार है कि बाह्यचोल सख्त कठोर होना चाहिए? जनन छिद्र के क्या कार्य हैं? परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहा जाता है। ये एक पतली तथा सतत परत होती है जो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। परागकण का जीवद्रावी एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें 2 कोशिकाएं कायिक जनन कोशिका समाहित होती है। कायिक कोशिका बड़ी, जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित केंद्रक होता है। जनन कोशिका छोटी तथा कई कोशिका के जीव द्रव्यों में तैरती रहती है। ये तरकु आकृति घने जीव द्रव्य और एक केंद्रक वाला है। 60% से अधिक आवृतबीजी पादपों के परागकण इस 2 कोशिकीय चरण में झड़ते हैं या संगलित होते हैं। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले 3 चरणीय 2 नर युग्मकों को बनाती है। अनेक प्रजातियों को परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी व श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं, जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार, दमाश्वसनी शोध आदि के रूप में विकसित हो जाती है। यह बताया जा सकता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास या पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है, जो परागकण एलर्जी कारक है। परागकण पोषणों से भरपूर है। हाल ही के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियों को लेने का प्रचलन बढ़ रहा है। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियां एवं सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध है। पराग खपत का यह दावा है कि खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों की कार्यदक्षता में वृद्धि करता है। परागकण जब एक बार झड़ते हैं तो ये अपनी जीवन क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, यहाँ तक कि जहाँ यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं। आपके विचार से परागकण में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है? कौन सा परागकण कितने समय तक जीवनक्षम रहता है? बहुत विविधताएं पाई जाती है। बहुत हद तक ये विद्यमान तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। कुछ अनाजों जैसे धान एवं गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी 30 मिनट में ही खो देते हैं, जबकि गुलाब, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी तथा सोलेनेसी आदि कुछ सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। आपने शायद सुना होगा कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्य शुक्राणु का भंडारण किया जाता है। बहुत सी प्रजाति के परागकणों को द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। इस प्रकार से भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडार की भांति पराग भंडारों के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जा सकता है। 1.2.2 स्त्री केसर गुरु बीजाणुधानी बीजांड या फिर भ्रूणकोश। इसके बहुत सारे नाम हैं।
जायांग पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जायांग एक स्त्री केसर एकांडपी या बहुस्त्री केसर बहुआंडपी हो सकता है। जहाँ पर एक से अधिक होते हैं वहाँ स्त्री केसर आपस में संगलित युक्तांडपी हो सकता है, या फिर वो आपस में स्वतंत्र हो तो वियुक्तांडपी। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। वर्तिकाग्र परागकणों के अवतरण मंच का काम करता है। वर्तिका एक दीर्घीकृत पतला इकहरा भाग है जो वर्तिका के नीचे स्थित होता है। स्त्री केसर के आधार पर उभरा फूला हुआ भाग अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा होती है। गर्भाशयी गुहा के अंदर की ओर अपरा स्थित होती है। आप कक्षा 11 में पढ़ी हुई अपरा की परिभाषा एवं प्रकारों का स्मरण करें। अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक गेहूं, धान या आम से लेकर अनेक पपीता, तरबूज तथा आर्किड तक हो सकती है। गुरु बीजाणुधानी बीजांड। आइए एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड की संरचना से परिचित हो जाएं। बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो एक व्रंत या डंठल, जिसे बीजांड व्रत कहते हैं, द्वारा अपरा से जुड़ी रहती है। बीजांड की काया बीजांड व्रत के साथ नाभिका के क्षेत्र में संगलित हो जाती है, अतः यह नाभिका बीजांड एवं बीजांड व्रत के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक बीजांड में 1 या 2 अध्यावरण नामक संरक्षक आवरण होते हैं। यह अध्यावरण बीजांड के चारों ओर से घेरे होता है। केवल बीजांड द्वार नामक अयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर अध्यावरण बीजांड के चारों तरफ घेरे रहते हैं। बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत निभाग कैलाजा होता है जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। अध्यावरणी से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज जिसे बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय केंद्र की कोशिकाओं में प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है। बीजांडकाय भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद बीजांडकाय में स्थित होता है। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूणकोश होता है जो एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड प्राय एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांडकाय के बीजांडद्वारी क्षेत्र में विलग हो जाते हैं। ये एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीव द्रव्य में समाहित एवं सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने का क्या महत्व है? अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। स्त्री, मादा, युग्मकोद्भिद। अधिकांश पुष्पीय पादपों में गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है जबकि अन्य 3 अविकसित अपभ्रष्ट हो जाते हैं। केवल कार्यशील गुरु बीजाणु स्त्री, मादा, युग्मकोद्भिद के रूप में विकसित हो जाता है। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। बीजांडकाय की कोशिकाओं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, क्रियाशील गुरु बीजाणु तथा मादा युग्मकोद्भिद की सूत्रगुणिता क्या होगी? आइए भ्रूणकोश के निर्माण का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करें। क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रक ही बनाते हैं जो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। 2 केंद्रीय भ्रूणकोश की रचना करते हैं। 2 अन्य क्रमिक समसूत्रीय केंद्रीय विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रीय की और तत्पश्चात 8 केंद्रीय की भ्रूणकोश की रचना होती है। यहाँ पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि यह सूत्री विभाजन सही अर्थों में मुक्त केंद्रक है जो केंद्रीय की विभाजन से तुरंत ही कोशिका भित्ति रचना द्वारा नहीं अनुपालित किया जाता है। 8 न्यूक्लिएट चरण के पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है जो विशिष्ट मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश के संगठन का रूप ले लेती है। भ्रूणकोश के भीतर कोशिकाओं के वितरण का अवलोकन करें। 8 में से 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिकाओं से घिरी रहती है और कोशिकाओं में संयोजित रहते हैं। शेष बचे 2 न्यूक्लियाई ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं जो अंड उपकरण के नीचे बड़ी केंद्रीय कोशिका में स्थित होते हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रही हूँ मैं। भ्रूणकोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण विशिष्टतापूर्ण होता है। बीजांडद्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूहीकृत होकर अंड उपकरण या समुच्चय का निर्माण करती है। इसे अंड उपकरण के अंतर्गत 2 सहायक कोशिका तथा एक अंड कोशिका होती है। बीजांडद्वारी छोर जिसे तंतुरूप समुच्चय कहते हैं पर एक विशेष सहायक कोशिका स्थूलन होने लगता है जो सहायक कोशिकाओं में पराग नलिका को दिशा निर्देश प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3 अन्य कोशिकाएं निभागीय छोर पर होती है, प्रतिव्यासांत कहलाती है। बृहद केंद्रीय कोशिका जैसा कि पहले बताया गया है में 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई होते हैं। इस प्रकार एक प्ररूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर यद्यपि 6 न्यूक्लीकृत वस्तुतः 7 कोशिकीय होता है। परागकण। पूर्ववर्ती भाग में आप पढ़ चुके हैं कि पुष्पीय पादपों में नर एवं मादा युग्मक क्रमशः परागकण एवं भ्रूणकोश में पैदा होते हैं। चूंकि दोनों ही प्रकार के युग्मक अचल होते हैं अतः निषेचन संपन्न होने के लिए दोनों को एक साथ लाना होता है। यह कैसे संपन्न होता है? इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परागकण एक प्रक्रम है। परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचरण को परागण कहा जाता है। सॉरी, जो हेडिंग थी वो परागण है, ना कि परागकण। परागण की प्राप्ति के लिए पुष्पीय पादपों ने एक आश्चर्यजनक अनुकूलन व्यूह विकसित किया है। ये परागण को प्राप्त करने के लिए बाह्य कारकों का उपयोग होता है कि आप इस समय अधिक से अधिक बाहरी कारकों की सूची बना सकते हैं। परागण के प्रकार। पराग के स्रोत को ध्यान में रखते हुए परागण को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। स्वयुग्मन, ऑटोगेमी। एक ही पुष्प में पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण। इस प्रकार परागण उसी पुष्प के अंदर होता है। एक सामान्य पुष्प में जहाँ पराग कोश और वर्तिकाग्र खुला एवं अनावृत होता है वहाँ पर पूर्ण स्वयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है। इस प्रकार के पुष्पों में स्वयुग्मन के लिए
पराग एवं वर्तिकाग्र की विमुक्ति के लिए क्रमशः समकालिता की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही परागकोश एवं वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास अवस्थित होना चाहिए ताकि स्वपरागण संपन्न हो सके। कुछ पादप जैसे कि वायोला, ऑक्जिलिस, कॉमेलिना यानी कि कनकोआ 2 प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। उन्मील परागणी पुष्प एक अन्य प्रजाति के पुष्पों के समान ही होते हैं जिसके परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं तथा अनुन्मीली परागणी पुष्प जो कभी भी अनावृत नहीं होते हैं। इस प्रकार के पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक स्थित होते हैं। जब पुष्प कलिका में परागकोश विकसित होता है तब परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागण को प्रभावित करते हैं। अतः अनुन्मीलीय परागणी पुष्प सदैव स्वयुग्मक होते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्तिकाग्र पट्ट क्रॉस या पर परागण अवतरण के अवसर नहीं होते हैं। उन्मील परागणी पुष्प सुनिश्चित रूप से बीज पैदा करते हैं। यहाँ तक कि आप सोचते हैं कि अनुन्मीली पौधों को इससे फायदा है या नहीं, क्यों फायदा है या हानि क्यों? सजात पुष्पी परागण एक ही पादप के एक पुष्प के परागणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों तक स्थानांतरण है। यद्यपि सजात पुष्पी परागण क्रियात्मक रूप से परपरागण है जिसमें एक कारक सम्मिलित होता है। सजात पुष्पी परागण लगभग स्वयुग्मन जैसा ही है क्योंकि इसमें परागकण उसी पादप से आते हैं। पर निषेचन इसमें भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है। मात्र यह ही केवल एक प्रकार का परागण है जिसमें परागण के समय आनुवांशिकतः भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन होता है। परागण के अभिकर्मक या कारक पौधे परागण के कारक या अभिकर्मक के रूप में दो अजीवीय तथा एक जीवीय कारक का उपयोग कर लक्ष्य प्राप्त करते हैं। अधिकतर पौधे परागण के लिए जीवीय कारकों का उपयोग करते हैं। बहुत ही कम पौधे अजीवीय कारकों का उपयोग करते हैं। वायु तथा जल दोनों ही कारकों में परागकण का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना महज संयोगात्मक घटना है। एक प्रकार की अनिश्चितता तथा परागकणों के हाथ से जुड़े तथ्यों की क्षतिपूर्ति हेतु पौधे बीजांडों की तुलना में असंख्य मात्रा में परागकण उत्पन्न करते हैं। अजीवीय परागण में वायु द्वारा परागण सर्वाधिक सामान्य परागण है। इसके साथ ही वायु परागण हेतु हल्के तथा चिपचिपाहट रहित परागकणों की जरूरत होती है ताकि वह हवा के झोंकों के साथ संचरित हो सकें। वे अक्सर बेहतर अनावृत पुंकेसर से युक्त होते हैं ताकि वह आसानी से हवा के बहाव में प्रसारित हो सकें तथा वृहद एवं प्राय पिच वर्तिकाग्र युक्त होते हैं ताकि आसानी से वायु के उड़ते परागकणों को आबद्ध किया जा सके। वायु परागित पुष्पों में प्राय प्रत्येक अंडाशय एक अकेला बीजांड तथा एक पुष्प क्रम में असंख्य पुष्पगुच्छ होते हैं। इसको एक जाना पहचाना उदाहरण भट्टा कॉर्न केव में आप जो फुंदे टैसिल देखते हैं वे कुछ और नहीं बल्कि वर्तिकाग्र और वर्तिका है जो हवा में झूमते हैं ताकि परागकणों को आसानी से पकड़ सके। घासों में वायु परागण सर्वथा सामान्य है। पुष्पी पादप में पानी द्वारा परागण काफी दुर्लभ होता है। यह सामान्य 30 वंशों तक ही सीमित है। वह अभी अधिकतर एकबीजपत्री पौधों में। इसके विपरीत आप स्मरण करें कि निम्न पादप समूह जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट्स आदि के नर युग्मकों के परिवहन का नियमित साधन जल ही है। यह विश्वास किया जाता है कि कुछ ब्रायोफाइट एवं टेरिडोफाइट का विस्तार केवल इसलिए सीमित है क्योंकि नर युग्मकों के परिवहन एवं निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। जल परागित पादपों के कुछ उदाहरण वेलिस्नेरिया हाइड्रिला जो कि ताजे पानी में उगते हैं और अनेक समुद्री जलीय घास जैसे कि जोस्टेरा आदि है। सभी जलीय पौधे जल को परागण के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। अधिकांश जलीय पौधे जैसे कि वाटर हाइसिंथ एवं वाटर लिली पानी की सतह पर पैदा होते हैं और इनका परागण कीटों एवं वायु से होता है जैसा कि अधिकतर थलीय पादपों में होता है। एक प्रकार के जलीय परागण में मादा पुष्प एक लंबे डंठल द्वारा जल की सतह पर आ जाते हैं और नर पुष्प या परागकण पानी की सतह पर अवमुक्त होकर आ जाते हैं। उदाहरणार्थ वेलिस्नेरिया लंबे डंठल के साथ जल धाराओं में निष्क्रिय रूप से बहते हैं। इनमें से कुछ संयोगात्मक रूप से मादाएं पुष्प वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। एक अन्य समूह के जलीय परागकण वाले पादपों जैसे कि समुद्री घास सी ग्रासेस में मादा पुष्प जल के सतह के नीचे ही पानी में डूबा रहता है और परागकणों को जल के अंदर ही अवमुक्त किया जाता है। इस प्रकार की बहुत सारी प्रजातियों के परागकण लंबे फीते जैसे होते हैं और जल के भीतर निष्क्रिय रूप से बहते हैं। इनमें से कुछ एक वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और परागण पूरा हो जाता है। जल परागित अधिकतर प्रजातियों में परागकणों को पानी के भीतर गीले श्लेष्मक आवरण द्वारा संरक्षित रखा जाता है। वायु एवं जल परागित पुष्प न तो बहुत रंगयुक्त होते हैं और न ही मकरंद पैदा करते हैं। इसका क्या कारण है? अधिकतर पुष्पीय पादप परागण के लिए प्राणियों के परागण कर्मक कारक के रूप में उपयोग होते हैं। मधुमक्खियां, भौरे, तितलियां, बर, चींटियां, शलभ या कीट पक्षी, शाखोरा तथा गुंजन पक्षी तथा चमगादड़ आदि सामान्य परागणीय अभिकर्मक है। प्राणियों में कीट पतंग विशेष रूप से मधुमक्खी है प्रधान जीवीय परागकर्मक है। यहाँ तक कि बड़े नर वानरगण के प्राणी लीमर या लेम्यूर, वृक्षवासी कृंतक और यहाँ तक कि सरीसृप वर्ग गीको छिपकली तथा उपवन छिपकली भी कुछ प्रजाति के पादपों में परागकण के लिए सक्रिय पाए गए हैं।
प्राय प्राणी परागित पादपों के पुष्प एक विशिष्ट प्रजाति के प्राणी के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। अधिकतर कीट परागित पुष्प बड़े रंगीन, पूर्ण सुगंध युक्त तथा मकरंद से भरपूर होते हैं। जब पुष्प छोटे होते हैं तो अनेक पुष्प एक पुष्प वृंत में समूहबद्ध होकर अधिक उभर आते हैं। प्राणी रंग एवं अथवा सुगंध के कारण पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। मक्खी एवं बिटुलों से परागित होने वाले पुष्प मलिन गंध स्रावित करते हैं, जिससे ये प्राणी आकर्षित होते हैं। प्राणियों से भेड़ जारी रखने के लिए पुष्पों को कुछ लाभ या पारितोषिक उपलब्ध कराना होता है। मकरंद और परागकण फूलों द्वारा प्रदत्त आम पारितोषिक है। इस पारितोषिकों को पाने के लिए प्राणी आगंतुकों को पराग कोष तथा वर्तिकाग्र के संपर्क में आना पड़ता है। प्राणी के शरीर पर पराग कणों को एक आवरण सा चढ़ जाता है, जो प्राणी परागित फूलों में प्राय चिपचिपा होता है। जब पराग कणों से लिप्त प्राणी वर्तिकाग्र के संपर्क में आता है तो यह परागण पूरा करता है। कुछ पुष्प प्रजातियों में यह पुरस्कार अंडा देने की सुरक्षित जगह के रूप में होता है। एक उदाहरण एमोर्फोफेलिस है। एमोर्फोफेलिस का लंबोत्तर पुष्प जो लगभग 6 फुट ऊंचा होता है, ठीक ऐसा ही सह संबंध शलभ की एक प्रजाति और यूका पादप के बीच होती है, जहां दोनों ही प्रजाति शलभ एवं पादप बिना एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा ही नहीं कर सकते। इनमें शलभ अपने अंडे को पुष्प के अंडाशय के कोष्ठक में देती है, जबकि इसके बदले में वह शलभ द्वारा परागित होती है। शलभ का लार्वा अंडे से बाहर तब आता है जब बीज विकसित होना प्रारंभ होता है। क्यों ना आप निम्न पादपों कोई भी जो उपलब्ध हो के पुष्प का अवलोकन करें, जैसे कि खीरा, आम, पीपल, धनिया, पपीता, प्याज, लोबिया, कपास, तंबाकू, गुलाब, नींबू, यूकेलिप्टस, केला आदि। यह पता करने की कोशिश करें कि इन पुष्पों के पास कौन से प्राणी आते हैं और वे क्या परागण कर सकते हैं। आपको धैर्य के साथ कुछ दिनों तक भिन्न भिन्न समयों पर उन्हें देखना होगा। आप ये देखने की भी कोशिश करें कि क्या उस पुष्प तक आने वाले प्राणी एक पुष्प की विशिष्टता के बीच कोई संबद्धता है या नहीं। पराग कोष या वर्तिकाग्र के संपर्क में आने वाले भ्रमण करता प्राणी का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और परागण को पूरा करते हों। बहुत सारे कीट या भ्रमणकर्ता बिना परागण किए पराग या मकरंद का भक्षण कर लेते हैं, अतः ऐसे आगंतुकों या भ्रमणकारियों को पराग या मकरंद दस्यु के रूप में संदर्भित किया जाता है। आप शायद परागण कार्यों को पहचान सके या न पहचान सके, पर आप निश्चित रूप से अपने प्रयास का आनंद जरूर प्राप्त करेंगे। वही प्रजनन युक्तियां। अधिकतर पुष्पीय पादप उभयलिंगी पुष्पों एवं पराग कणों को उत्पन्न करते हैं, जो बहुत हद तक उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। निरंतर स्वपरागण के फलस्वरूप प्रजनन में अंतः प्रजनन अवनमन होता है। पुष्पीय पादपों ने बहुत सारे ऐसे साधन या उपाय विकसित किए हैं जो स्वपरागण को हतोत्साहित एवं पर परागण को प्रोत्साहित करते हैं। कुछ प्रजातियों में पराग अवमुक्ति एवं वर्तिकाग्र गाह्यता समकालिक नहीं होती है, या तो वर्तिकाग्र के तैयार होने से पहले ही पराग अवमुक्त कर दिए जाते हैं या फिर परागों के झड़ने से काफी पहले ही वर्तिकाग्र गाह्य बन जाते हैं। कुछ प्रजातियों में पराग कोष एवं वर्तिकाग्र भिन्न स्थानों पर अवस्थित होते हैं, जिससे उसी पादप में पराग वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आ पाते। दोनों ही युक्तियां स्वयुग्मन रोकती है। अंतः प्रजनन रोकने का तीसरा साधन स्व असामंजस्य है। यह एक वंशानुगत प्रक्रम तथा स्वपरागण रोकने का उपाय है। उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प से जहां बीजांड के निषेचन को पराग अंकुरण या स्त्री केसर में पराग नलिका वृद्धि को रोका जाता है, स्वपरागण को रोकने के लिए एक अन्य साधन है एक लिंगी पुष्पों का उत्पादन। अगर एक ही पौधे पर नर एवं मादा दोनों ही पुष्प उपलब्ध हों, जैसे कि एरंड, मक्का, उभयलिंगाश्री, ये स्वपरागण को रोकता है, न कि सजात पुष्पी परागण को। अन्य बहुत सारी प्रजातियां जैसे पपीता में नर एवं मादा दोनों पुष्प भिन्न पादपों पर होते हैं, अर्थात प्रत्येक पादप या तो मादा है या फिर नर है, एक लिंगाश्री है। यह परिस्थिति स्वपरागण तथा सजात पुष्पी परागण दोनों को अवरोधित करती है। पराग स्त्रीकेशन संकर्षण यानी कि पारस्परिक क्रिया। पराग बिल्कुल सही प्रकार के परागकणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं कराता। ठीक उसी प्रजाति का सुयोग्य पराग वर्तिकाग्र तक पहुंचे। प्राय गलत प्रकार के पराग भी उसी वर्तिकाग्र पर आ पड़ते हैं, जिसमें या तो उसी पादप से होते हैं या फिर अन्य पादप से, यदि वह स्वपरागण के अयोग्य है। स्त्री केसर में यह क्षमता होती है कि वह पराग को पहचान सके कि वह उसी वर्ग के सही प्रकार का पराग है या फिर गलत प्रकार का है। यदि पराग सही प्रकार का होता है तो स्त्री केसर उसे स्वीकार कर लेता है तथा परागण पश्च घटना के लिए प्रोत्साहित करता है, जो कि निषेचन की ओर बढ़ता है। यदि पराग गलत प्रकार का है तो स्त्री केसर वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण या वर्तिका में पराग नलिका वृद्धि रोककर पराग को अस्वीकार कर देता है। एक स्त्री केसर द्वारा पराग के पहचानने की क्षमता उसकी स्वीकृति अस्वीकृति द्वारा अनुपालित होती है, जो पराग कणों एवं स्त्री केसर के बीच निरंतर संवाद का परिणाम है। इस संवाद की मध्यस्थता स्त्री केसर तथा पराग के रासायनिक घटकों के संकर्षण द्वारा होता है। अभी हाल ही में कुछ वनस्पति विज्ञानियों ने स्त्री केसर एवं पराग के घटकों को पहचाना है, उनके बीच संकर्षण को स्वीकृति या अस्वीकृति के अनुपालन से जाना है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सुयोग्य परागण के अनुपालन में पराग कण वर्तिकाग्र पर जनित होते हैं तथा कि एक जनन छिद्र के माध्यम से एक पराग नलिका उत्पन्न हो। पराग नलिका वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के माध्यम से वृद्धि करती है और अंडाशय तक पहुंचती है। आप याद करें कि कुछ पादपों में परागकण दो कोशी की स्थिति में झड़ते हैं।
इस प्रकार के पादपों में जनन कोशिका विभाजित होती है और वर्तिकाग्र में पराग नलिका की वृद्धि के दौरान दो नर युग्मकों की रचना करती है। जिन पादपों में पराग 3 कोशिकीय होते हैं वहां पराग नलिका शुरुआत से ही 2 नर युग्मकों को ले जाती है। पराग नलिका अंडाशय में पहुंचने के पश्चात बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रविष्ट करती है और तत्पश्चात तंतुमय समुच्चय के माध्यम से एक सहायक कोशिका में प्रविष्ट करती है। हाल ही के बहुत सारे अध्ययन ये दर्शाते हैं कि सहायक कोशिका के बीजांडवानी हिस्से पर उपस्थित तंतु रूप समुच्चय पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देशित करते हैं। वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को पराग स्त्रीकेसर संकर्षण के नाम से संबोधित किया जाता है, जैसा कि पहले भी बताया गया है। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण एक गतिक प्रक्रम है जिसमें पराग पहचान के साथ पराग को प्रोन्नति या अवनति द्वारा अनुपालन सम्मिलित है। इस क्षेत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से पादप प्रजनकों को पराग स्त्रीकेसर संकर्षण के हेरफेर में यहाँ तक कि अयोग्य परागण से अपेक्षित संकर प्राप्त करने में मदद प्राप्त होती है। आप एक कांच की पट्टी पर जल शर्करा घोल 10% का घोल के एक बूंद पर मटर, चना या चिकपी, क्रोटोलोर या बालसम, गुलमेहंदी तथा विनका या फिर सदाबहार के कुछ पुष्पों से कुछ पराग झाड़कर गिराने के पश्चात पराग जनन का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। स्लाइड पर इन्हें रखने के 15 से 30 मिनट के बाद स्लाइड को कम शक्ति के लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर रखकर अवलोकित करें। बहुत संभव है कि आप परागकणों से निकलती हुई पराग नलिकाओं को देख पाएं। एक प्रजनक भिन्न प्रजातियों के संकरण में तथा वाणिज्यिक रूप से सर्वोत्तम श्रेणी के अपेक्षित विशिष्टता वाले जनन संपाक में रुचि रखते हैं। कृत्रिम संकरीकरण फसल की उन्नति या प्रगतिशीलता कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपागम है। इस प्रकार के संकरण प्रयोग हेतु यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि केवल अपेक्षित परागों का उपयोग परागण के लिए किया जाए तथा वर्तिकाग्र को संदूषण से बचाया जाए। यह उपलब्धि केवल बोरा स्राव तकनीक तथा विपुंसन तकनीक द्वारा अपनाई जाती है। यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के स्फुटन के से पहले ही पुष्प कलिका से पराग कोश के निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी का इस्तेमाल आवश्यक होता है। इस चरण को विपुंसन में संदर्भित किया जाता है। विपुंसन पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाता है जो सामान्यतः बटर पेपर पतले कागज की बनी होती है ताकि इसके वर्तिकाग्रों को आवासित पराग को से बचाया जा सके। इस प्रक्रम को बैगिंग या बोरा श्रावण कहते हैं। जब बैगिंग वस्त्रावत पुष्प का वर्तिकाग्र सुग्राह्यता को प्राप्त करता है तब नर अभिभावक से संग्रहित पराग कोश के पराग को उस पर छिटका दिया जाता है और उस पुष्प को पुनः आवृत करके उसमें फल विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यदि मादा जनक एक लिंगीय पुष्प को पैदा करता है तो विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती। पुष्पों को खिलने से पूर्व उन्हें आवृत कर दिया जाता है। जब वर्तिकाग्र सुग्राह्य बन जाता है तब अपेक्षित पराग के उपयोग द्वारा परागण करके उसके पुष्प को पुनः आवृत कर दिया जाता है। दोहरा निषेचन। एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका की जीव द्रव्य में 2 नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्र के साथ संगलित हो जाता है, जिससे युग्मक संलयन पूर्ण होता है, जिसके परिणाम में एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज की रचना होती है। दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित 2 ध्रुवीय नलिका की ओर गति करता है, उनसे संगलित होकर त्रिगुणित बनाता है। जैसा कि इसके अंतर्गत 3 अगुणित न्यूक्लिक केंद्रक सम्मिलित हैं, इसे त्रिसंलयन कहते हैं। चूंकि एक भ्रूण पूटी में 2 प्रकार के संलयन युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं और इस परिघटना को दोहरा निषेचन कहते हैं, जो कि पुष्पी पादपों के लिए एक अनूठी घटना है। त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका बन जाती है तथा भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है, जबकि युग्मनज एक भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है। निषेचन पश्च घटनाएं और संरचनाएं और घटनाएं। ऊपर वर्णित किए गए दोहरे निषेचन के अनुपालन या अनुहरण में भ्रूणपोष एवं भ्रूण के विकास की अगली घटनाक्रम में बीजांड के परिपक्व होकर बीज में बदलने तथा अंडाशय को फल के रूप में विकसित होने की सभी घटनाओं को सामूहिक रूप से निषेचन पश्च घटना के नाम से जाना जाता है। भ्रूणपोष। भ्रूणपोष का विकास भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है। क्यों? प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका बार बार विभाजित होती है तथा एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की रचना करती है। इन ऊतकों की कोशिकाएं संरक्षित खाद्य सामग्री से पूरित रहती है और विकासशील भ्रूण की पोषकता के लिए उपयोग किए जाते हैं। सर्वाधिक सामान्य प्रकार के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नामक भ्रूणपोष विकास उत्तरोत्तर केंद्र की विभाजन से गुजरकर मुक्त न्यूक्लिक केंद्र के रूप में पैदा होते हैं। भ्रूणकोश के विकास की इस अवस्था को फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म अर्थात मुक्त केंद्र के भ्रूणकोश कहते हैं। इसके सापेक्ष कोशिका भित्ति रचना स्थान ले लेती है और भ्रूणपोष कोशिकीय बन जाता है। कोशिकीकरण से पहले मुक्त न्यूक्लियाओं की संख्याओं में व्यापक भिन्नता होती है। एक कच्चे नारियल का पानी जिससे आप परिचित हैं और कुछ भी नहीं है बल्कि मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष
जो इसके आसपास का सफ़ेद गुदा कोशिकीय भ्रूणपोष है। बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण जैसे मटर, मूंगफली, सेम आदि द्वारा उपभोग कर लिया जाता है या फिर परिपक्व बीज में विद्यमान रहता है, जैसे अरंडी और नारियल। इसे बीज अंकुरण के समय इस्तेमाल किया जाता है। यदि अरंडी, मटर, सेम, मूंगफली आदि के बीज या नारियल के फल को खोलें और प्रत्येक में भ्रूणपोष को देखें तो और पता करें कि क्या भ्रूणकोष अनाजों, गेहूं, चावल तथा मक्का में विद्यमान है। भ्रूणकोष या पुटी के बीजांडद्वारी सिरे पर विकसित होता है, जहां पर युग्मनज स्थित होता है। अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होते हैं जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणकोष विकसित हो जाता है। यह एक प्रकार का अनुकूलन है ताकि विकासशील भ्रूणों को सुनिश्चित पोषण प्राप्त हो सके। यद्यपि बीज में व्यापक भिन्नता होती है, भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों ही में समान होती है। युग्मनज प्राक भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है और इसके सापेक्ष गोलाकार, हृदयकार तथा परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है। एक प्ररूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष तथा दो बीजपत्र होते हैं। बीजपत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन बीजपत्र कोरिक होती है, जो प्रांकुर का स्तंभ सिरे पर प्राय समाप्त हो जाती है। बीजपत्राधार में बीजपत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन जो कि मूलांश सिरा या मूलज के शीर्षांत पर समाप्त होते हैं। यह मूल शीर्ष एक ढक्कन द्वारा आवृत होती है जिसे मूल गोप कहते हैं। एक बीजपत्रीय भ्रूण केवल एक बीजपत्र होता है। घास परिवार में बीजपत्र को स्कूटेलम कहते हैं, जो भ्रूणीय अक्ष के एक तरफ स्थित होता है। इसके निचले सिरे पर भ्रूणीय अक्ष में एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित परत से आवृत होता है, जिसे मूलांकुर चोल कहते हैं। स्कूटेलम के जुड़ाव के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष के भाग को बीजपत्र कोरिक कहते हैं। बीजपत्र कोरिक में प्रौढ़ शीर्ष तथा कुछ आदिकालिक होते हैं जो एक खोखला पर्णीय रचना को घेरते हैं, जिसे प्रांकुर चोल कहते हैं। जल में कुछ बीजों जैसे कि गेहूं, मक्का, मटर, चना, मूंगफली में रात भर पानी में भिगोएं। इसके बाद बीजों को छीलें और खोलें तथा भ्रूण एवं बीज के विभिन्न भागों का अवलोकन करें। बीज आवृत बीजों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है। इसको प्राय एक निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया जाता है। बीज फलों के अंदर पैदा होते हैं। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीज आवरण, बीजपत्र तथा एक भ्रूण अक्ष समाहित होता है। भ्रूण का बीजपत्र एक सरल संरचना होती है, प्राय आरक्षित आहार भंडारण के कारण फूली हुई स्थूल होती है। परिपक्व बीज गैर एल्ब्यूमिनस तथा एल्ब्यूमिनस रहित हो सकता है। गैर एल्ब्यूमिनस बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता है, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान ये पूर्णतः उपभोक्त कर लिया जाता है, जैसे कि मटर और मूंगफली। एल्ब्यूमिनस बीजों में भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रह जाता है, क्योंकि भ्रूण का विकास के दौरान पूर्णतः उपभोग नहीं होता, जैसे कि गेहूं, मक्का, बाजरा, अरंड। कभी कभार कुछ बीजों में जैसे कि काली मिर्च तथा चुकंदर में बीजांडकाय भी शेष रह जाता है। अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय परिभ्रूणपोष कहलाता है। बीजांड का अध्यावरण बीज के ऊपर सख्त संरक्षात्मक आवरण बन जाता है। बीज के आवरण में बीजांड द्वार एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है। बीज अंकुरण के समय ऑक्सीजन एवं जल के प्रवेश को सुगम बनाता है। जैसे जैसे बीज परिपक्व होते हैं, उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है तथा बीज अपेक्षाकृत शुष्क होता जाता है। फलस्वरूप सामान्य उपापचयी क्रिया धीमी पड़ने लगती है। भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है, जिसे प्रसुप्ति कहते हैं। या यदि अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध, पर्याप्त नमी, आर्द्रता, ऑक्सीजन तथा उपयुक्त तापमान हो तो वे अंकुरित हो जाते हैं। जैसे जैसे बीजांड परिपक्व होकर बीज बनते हैं, अंडाशय एक फल के रूप में विकसित हो जाता है। अर्थात बीजांड का बीज के रूप में तथा अंडाशय का फल के रूप में रूपांतर साथ चलता रहता है। अंडाशय की दीवार फल की दीवार के रूप में विकसित होती है, जिसे फल भित्ति कहते हैं। फल अमरूद, आम, संतरे आदि की भांति गुदेदार हो सकते हैं अथवा मूंगफली, सरसों आदि की भांति शुष्क भी हो सकते हैं। बहुत सारे फलों ने अपने बीजों के परिक्षेपण हेतु विविध क्रियाविधियां विकसित की है। आप फलों के वर्गीकरण एवं उनके परिक्षेपण क्रियाओं को याद करें, जिसे आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है। क्या एक अंडाशय के अंदर बीजांड की संख्या तथा फलों के अंदर बीजों की संख्या के बीच कोई संबंध है? अधिकतर पादपों में जब तक अंडाशय से फल विकसित होता है, उसके अन्य पुष्पीय अंश अपहासित एवं झड़ जाते हैं। हालांकि कुछ एक प्रजातियों में जैसे कि सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट आदि में फल की रचना में भी पुष्पासन महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। इस प्रकार के फलों को आभासी फल कहते हैं। अधिकतर फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं और उन्हें यथार्थ या वास्तविक फल कहते हैं। यद्यपि अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होते हैं, परंतु कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं। ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं। इसका एक उदाहरण केला है। अनिषेक फलन को वृद्धि हार्मोन्स के प्रयोग में प्रेरित किया जा सकता है और इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। बीज आवृत बीजों को अनेक लाभ प्रस्तावित करते हैं। पहला, जबकि प्रजनन प्रक्रिया जैसे कि परागण और निषेचन, जल आदि
निषेचन जल आदि से स्वतंत्र है। बीज की रचना काफी निर्भरतापूर्ण होती है। इसके साथ ही बीज नए पर्यावासों में प्रसारण हेतु बेहतर अनुकूलित रणनीतियों से युक्त होते हैं तथा प्रजाति को अन्य क्षेत्रों में बसने में मदद करते हैं, जैसे कि इनमें पर्याप्त आरक्षित आहार भंडार होता है। अल्पवयस्क नवोद्भिद तब तक पोषण देते हैं जब तक कि वह स्वयं ही प्रकाश संश्लेषण न करने लगे। युवा भ्रूण को कठोर बीज आवरण संरक्षण प्रदान करता है। लैंगिक प्रजनन का उत्पाद होने की वजह से ये नवीन जेनेटिक संपाक को पैदा करते हैं जो कि विविधता का रूप ले लेते हैं। बीज हमारी कृषि का आधार है। बीज के भंडारण हेतु परिपक्व बीज का निर्जलीकरण एवं प्रसुप्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे पूरे वर्ष भर खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले मौसम के लिए फसल के रूप में भी उगाया जा सकता है। क्या आप बीज के बिना या उसी बीज के बिना जो तुरंत ही अंकुरित हो जाता है और भंडारित न किया जा सकता हो खेती की कल्पना कर सकते हैं? बीज के परिक्षेपण के बाद वह कितने समय तक जीवित रह सकता है? यह अवधि पुनः व्यापक रूप से भिन्न होती है। कुछ प्रजातियों में बीज अपनी जीवन क्षमता कुछ महीनों में ही खो देते हैं। बहुसंख्य प्रजातियों के बीज कई वर्षों तक जीवनक्षम रहते हैं। कुछ बीज तो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर विश्व के प्राचीन जीवन सक्षम बीजों के अनेक रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। एक प्राचीन बीज ल्यूपाइन ल्यूपिनस आर्कटी, जिसे आर्कटिक टुंड्रा से खनित किया गया था। एक अनुमानित रिकॉर्ड 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति के बाद बीज अंकुरित एवं पुष्पित हुआ। हाल ही का रिकॉर्ड 2000 वर्ष पूर्व पुराने खजूर के जीवनक्षम बीज फायोनिक्स डैक्टिलिफेरा का है, जिसे मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की पुरातात्विक खुदाई के दौरान खोज पाया है। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन पूरा करने के बाद यह अधिक सार्थक प्रयास होगा कि कुछ पुष्पी पादपों का विशाल उत्पादकीय क्षमता का परिज्ञान निम्न प्रश्नों को पूछकर किया जाए कि एक भ्रूण पुटी में कितने अंडे मौजूद हैं, एक बीजांड में कितने भ्रूणकोश होते हैं, एक अंडाशय में कितने बीजांड हैं, एक प्ररूपी पुष्प में कितने अंडाशय हैं, एक पादप पर कितने पुष्प मौजूद हैं और ऐसे ही प्रश्न। क्या आप कुछ ऐसे पादपों के बारे में सोच सकते हैं कि जिसके फलों में बहुत भारी संख्या में मौजूद होते हैं, बहुत भारी संख्या में बीज होते हैं? इस प्रकार की श्रेणी में आर्किड फल आते हैं और प्रत्येक फल में 1000 लघु बीज समाहित होते हैं। इसी प्रकार के मामले कुछ परजीवी प्रजाति के फल जैसे कि ऑर्बैंकी तथा स्ट्राइगा है। क्या आपने फाइकस अंजीर का लघु या सूक्ष्म बीज देखा है? एक छोटे से अंजीर के बीज को कितना विशाल पादप तैयार होता है? प्रत्येक अंजीर का पौधा कितने लाख बीज पैदा करता है? या किसी अन्य उदाहरण की कल्पना कर सकते हैं जहाँ इस प्रकार के एक लघु बीज ने वर्षों तक इसी तरह का विशाल जैव समूह पैदा किया हो? असंजनन एवं बहुभ्रूणता। ये भी सामान्य तौर पर बीज निषेचन के परिणाम है। कुछ एक पुष्पी पादपों जैसे कि एस्ट्रेसिया तथा घासों ने बिना निषेचन ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली है, जिसे असंजनन कहते हैं। बिना निषेचन के पैदा हुए फल को क्या कहते हैं? इस प्रकार से असंजनन अलिंगीय प्रजनन है जो लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है। असंजननीय बीजों के विकास के सैकड़ों तरीके हैं। कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंडकोशिका का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के होता है, जो बिना निषेचन के भ्रूण में विकसित हो जाती हैं। प्राय कई अवसरों पर जैसा कि बहुत सारे नींबू वंश तथा आम की किस्मों में भ्रूणकोश के आसपास की कुछ बीजांडकायिक कोशिकाएं विभाजित होने लगती है और भ्रूणकोश में प्रोद्बदी हो जाती है, प्रोट्यूड हो जाती है तथा भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती है। इस प्रकार की प्रजातियों में प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण होते हैं। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। संतरे के कुछ बीजों को ले और उन्हें मरोड़ें। प्रत्येक बीजों के भिन्न भिन्न आकार एवं आकृति के तमाम भ्रूणों का अवलोकन करें। प्रत्येक बीजों के भ्रूण की गणना करें। असंजनन भ्रूणों की आनुवांशिक प्रकृति क्या होगी? क्या उन्हें क्लोन कहा जा सकता है? बहुत से हमारे खाद्य एवं शाक फसलों की संकर किस्मों को उगाया जाता है। संकर किस्मों की खेती ने उत्पादकता को विस्मयकारी ढंग से बढ़ा दिया है। संकर बीजों की एक समस्या यह है कि उन्हें हर साल उगाया जाना चाहिए। यदि संकर किस्म का संग्रहित बीज को बुआई करके प्राप्त किया गया है तो उसकी पादप संतति पृथकृत होगी और वह संकर बीज की विशिष्टता को यथावत नहीं रख पाएगा। यदि वह संकर बीज असंजनन से तैयार की जाती है तो संकर संतति में कोई पृथक्करण की विशिष्टताएं नहीं होती है। इसके बाद किसान प्रतिवर्ष फसल दर फसल संकर बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उसे प्रतिवर्ष संकर बीजों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संकर बीज उद्योग में असंजनन की महत्ता के कारण दुनिया भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में असंजनन की आनुवांशिकता को समझने के लिए शोध और संकर किस्मों में असंजनित जीन्स को स्थानांतरित करने पर अध्ययन चल रहे हैं। सो चैप्टर इज कंप्लीट। अब हम समरी रीड कर लेते हैं। पुष्प आवृत बीजों में लैंगिक जनन के आधार हैं। पुष्पों में पुंकेसरों के पुमंग संतति नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि स्त्री केसर के जायांग संतति मादा जनन अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक प्ररूपी परागकोश द्विपालिक द्विकोष्ठी तथा चतुष्क बीजाणुधानी होता है। परागकण लघु बीजाणुधानी के अंदर विकसित होते हैं। 4 भित्ति परतों अंतःत्वचा अंतःस्थितीय मध्यपद और टेपिटम लघु बीजाणुधानी को आवृत किए होते हैं। बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं लघु बीजाणुधानी के केंद्र में अवस्थित अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए लघु बीजाणुओं की रचना करती है। प्रत्येक लघु बीजाणु व्यष्टि रूप में परागकण के रूप में विकसित होती है। परागकण नर युग्मक
युग्मक जनन का प्रतिनिधित्व करते हैं। परागकणों में दो सतही भित्ति होती है जो बाहर बाह्यचोल तथा अंदर की ओर अंतःचोल कहलाती है। बाह्यचोल स्पोरोपेलेनिन का बना होता है और जनन छिद्र युक्त होता है। परागकण में अवनमन के साथ दो कोशिकाएं, कायिक और जनन कोशिका, या तीन कोशिका, एक कायिक और दो नरयुग्मक हो सकते हैं। स्त्री केसर में तीन अंग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में बीजांड उपस्थित होते हैं। बीजांड में एक डंठल होता है जिसे कीपिका कहते हैं तथा दो संरक्षात्मक आवरण, अध्यावरण तथा एक जिसे बीजांड द्वार कहते हैं होता है। बीजांड काय में स्थित केंद्रीय ऊतक है जहाँ प्रसूतक विभाजित होता है। प्रसूतक कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन से विभाजित होते हुए गुरु बीजाणु भ्रूण कोश जिसे पुटी या फिर एक स्त्री युग्मकोद्भिद की रचना करते हैं का निर्माण होता है। एक परिपक्व भ्रूण को 7 कोशिका 8 न्यूक्लिएट होता है। बीजांडद्वारी शीर्ष पर अंड उपकरण में 2 सहायक कोशिका तथा एक अंड कोशिका समाहित होती है। निभागीय छोर पर 3 प्रतिवैसांत होते हैं। केंद्र में 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई के साथ एक वृहद केंद्रीय कोशिका होती है। परागण एक प्रक्रम है जिसमें परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं। पराग एजेंट या तो अजीवीय या फिर जीवीय हो सकते हैं। पराग स्त्री के साथ संकर्षण के अंतर्गत वे सभी घटनाएं शामिल है जो वर्तिकाग्र पर परागकण के अवनमन से शुरू होकर भ्रूणकोश की पराग नली में प्रवेश या पराग के संनमन तक की प्रक्रिया है। इसके आगे सुयोग्य परागकण वर्तिकाग्र पर परागकण का अंकुरित होना और परिणाम स्वरूप पराग नलिका का वर्तिका के माध्यम से वृद्धि करना, बीजांड में प्रवेश और अंत में एक सहायक कोशिका में 2 नर युग्मकों का विसर्जन होता है। आवृतबीजी दोहरा निषेचन प्रदर्शित करते हैं क्योंकि प्रत्येक भ्रूणकोश में 2 संलयन या संलयन, मुख्यतः युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन होता है। इन संलयनों का परिणाम द्विगुणित युग्मनज तथा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का परिणाम होता है। यह युग्मनज भ्रूण तथा प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका भ्रूणपोष ऊतक गठित करता है। भ्रूणपोष का निर्माण सदैव भ्रूण के विकास को आगे बढ़ाता है। विकासशील भ्रूण कई विभिन्न चरणों से गुजरता है जैसे कि प्राग भ्रूण, गोलाकार, हृदयाकार आकृति चरण और इसके बाद परिपक्वता। परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर 2 बीजपत्र तथा प्रांकीय चोल सहित एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक बीजपत्राधार होता है। एक बीजपत्री के भ्रूण में एक अकेला बीजपत्र होता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल के रूप में तथा बीजांड बीज के रूप में विकसित हो जाता है। असंग जनन नामक परिघटना कुछ आवृत बीजों में विशेष रूप से कोई घास कुल में पाई गई है। यह बिना निषेचन के बीज की रचना का परिणाम है। बागवानी और कृषि विज्ञान में असंग जनन के बहुत सारे लाभ हैं। कुछ आवृत बीज अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न करते हैं। इसे परिघटना या दृश्य प्रवंच को बहुभ्रूणता कहते हैं। सो समरी भी रीड कर लिया। अब हमने बहुत ही बड़ा चैप्टर था बट फिर भी हमने इसे एक ही सेशन में कंप्लीट कर लिया है और इसके क्वेश्चन आंसर आपको जो है आपके नोट्स में मिल जाएंगे। जहाँ से भी आपने नोट्स बनाए, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी टीचर टेस्ट पढ़ाते हैं और जो टीचर पढ़ाते हैं और जो भी पढ़ाते हैं वो सभी टॉपिक्स कवर करवाते हैं और एनसीईआरटी को तो पूरी ही कवर करवाते हैं। और जो बोर्ड्स के लिए पढ़ाते हैं टीचर वो भी, और जो कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं वो भी अच्छा ही पढ़ाते हैं और सारे क्वेश्चंस को कवर करवाते हैं। तो आपको पूरी एनसीईआरटी उनके नोट्स में मिल जाएगी। बट फिर भी जो नीट के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एनसीईआरटी से ही उठ कर आते हैं, एनसीईआरटी की लाइनों से आते हैं। तो हमें टॉपिक हमारा जो अच्छा होता है, टॉपिक वीक नहीं होता है, अच्छा होता है टॉपिक, फिर भी हम उसके नीट में हम उसके क्वेश्चन आंसर कर नहीं पाते हैं बिकॉज हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होती है। सो एनसीईआरटी मैंने आपको पूरी कवर करवा दी है। लगभग इसके 2 ही चैप्टर बाकी है जो मैं जल्दी कंप्लीट करवा दूंगी। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।